एपिसोड की स्टार्टिंग एक पास्ट के सीन से होती है जहाँ पर यिनमी और जेनी फोटोज खिंचवा रहे थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि जेनी यिनमी की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। डॉक्टर यिनमी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा लेते हैं। फिर हम मीजंग को देखते हैं जो जेनी के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करती है। वहीं पर जिनसू भी पहुंच गया था जो जेनी को समझा रहा था कि सब सही हो जाएगा। जेबुन जिनसू और जेनी को इतना क्लोज देखकर जेलस फील कर रहा था। हम देखते हैं कि ऑपरेशन अब सक्सेसफुल हो गया था और वहाँ पर यिनमी अब बिल्कुल ठीक थी। अब वो लोग यिनमी को घर ले आते हैं जहाँ पर जेनी और जिन मिलकर यिनमी का काफ़ी ख्याल रख रहे थे। जिन तो उसका इतना ध्यान रख रहा था कि यिनमी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जिन ने भी अपना रूम उसी बिल्डिंग में ले लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी के साथ जो ऑफिसर काम कर रहे थे उन्हें उस केस के लिए काफ़ी ज़्यादा अवार्ड दिए जा रहे थे। अब जेनी काफ़ी खुश थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेनी को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन आ रखा था। वो वहाँ पर पानी की मांग करता है। उसे पानी देने के बाद जेनी उससे पूछते हैं कि आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर वो ओल्ड मैन जेनी से उसकी एज पूछने लगता है। जेनी को पहले तो अजीब लगता है लेकिन फिर वो बता देती है कि वो 29 ईयर्स की है। जेनी को उस ओल्ड मैन का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वहाँ पर सारे बैठे ऑफिसर्स को घूर रहा था। उसके जाने के बाद जेनी जेवन के पास जाती है और पूछती है कि तुमने कोई गड़बड़ी करती क्या। नेक्स्ट सीन में हम जेवन को जेनी के चीफ के साथ देखते हैं जहाँ वो जेवन से कह रहा था कि जेनी के यहाँ पर आने का टाइम हो गया है, तुम्हें उसका बस थोड़े दिन और ख्याल रखना है। फिर वो जेनी को भी डांटने लग जाते हैं कि जब केस को तुमने इन्वेस्टिगेट किया था तो सारा क्रेडिट अपनी टीम को क्यों दे दिया। जिस पर जेनी बोलती है कि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी थी और वो जेवन की भी काफ़ी तरफदारी कर रही थी। तो चीफ उसे डांट कर बोलते हैं कि जितना तुम्हें कहा है उतना करो। अब तुम्हारे साथ साथ क्या मैं जेवन का भी ध्यान रखूँ? बड़ी मुश्किल से तुम्हें यहाँ पर वापस लाया जा रहा है, इसलिए कोई गड़बड़ी मत करना। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम यिनमी को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर पार्क उसके पास आकर बोलते हैं कि आज जिन का फर्स्ट डे है तो तुम उसे बोल देना कि वो टाइम से पहुँच जाए। यिनमी कहती है कि ये आप भी तो उसे बता सकते हो। तो डॉक्टर पार्क कहते हैं कि उसका खुद पर ध्यान ही नहीं है, उसका सारा ध्यान तो आजकल तुम पर ही है। फिर हम पुलिस स्टेशन में दो नए चेहरे देखते हैं और ये वही दो पुलिस ऑफिसर है जिन्हें यिनमी और जेनी के कारण वहाँ से निकाल दिया गया था। वहाँ पर जेनी को टेकिन की एक बात याद आती है जहाँ उसने बताया था कि जेवन के 2 जूनियर थे, उन पर करप्शन का केस चल रहा था और जेवन को यकीन था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन बाद में साबित हो गया कि उन्होंने सच में रिश्वत ली थी जिस पर जेवन को फंसा दिया गया। उन दोनों जूनियर्स ने जेवन के खिलाफ गवाही दे दी थी। उसे वहाँ से फायर करने की बात कर रहे थे लेकिन कुछ सीनियर्स ने जेवन के साइड ले ली और तभी उसका यहाँ पर डिमोट हुआ है। फिर हम यिनमी को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके एक रेगुलर कस्टमर नहीं आ रखी थी और वहाँ पर यिनमी को पता लगता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाकी दो कस्टमर यिनमी को उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि जेनी तुम्हारी बेटी पुलिस ऑफिसर है ना, तुम उसकी हेल्प कर सकती हो। फिर यिनमी घर जाकर जेनी से इसी बारे में बात कर रही थी लेकिन जेनी मना करती है और कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी। यिनमी कहती है कि बस तुम्हें वहाँ पर जाकर खड़े होना है और कुछ भी नहीं। जेनी मना करती है कि अगर मुझे वहाँ पर जाकर खड़े होना है इससे अच्छा मैं जाऊँगी नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब जेनी और यिनमी काम पर निकल रहे थे वहाँ पर जिन पहुँच गया था और हम देखते हैं वहाँ पर जिन के पेरेंट्स भी आ रखे थे और वहाँ पर वही ओल्ड मैन खड़ा हुआ था जिसे देखकर जेनी पहचान लेती है। जिन भी उन्हें वहाँ पाकर हैरान था और वो जेनी और यिनमी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो जिन के पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि हमें जेनी से मिलने तो देते। फिर वो उनसे अकेले में बात कर रहा था जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे थे कि तुम यिनमी से शादी कर लो और जेनी को भी अपना लो। वो उसे डिनर पर भी इनवाइट करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम यिनमी और जेनी को देखते हैं जहाँ पर जेनी यिनमी से पूछ रही थी कि उन दोनों को देखकर आपका क्या रिएक्शन था। तो यिनमी बोलती है कि बस कुछ नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे पता ही था कि ये दिन भी आने वाला है। फिर जेनी उनसे पूछती है कि जब उन्हें इस बारे में पता लगा था तो क्या उन्होंने आप पर गुस्सा नहीं किया या फिर कुछ पानी वगैरह फेंका जैसे सीरियल्स में होता है। तो यिनमी बोलती है कि मेरी उसकी मॉम से तो पहले ही बातचीत थी लेकिन उसके डैड से मेरी कभी बातचीत नहीं हुई और मुझे तो लगता है कि जिन ने उन्हें इस बारे में बता दिया होगा। तो जेनी बोलती है कि मुझे तो लगता है वो काफ़ी अमीर है क्योंकि जिन ने उसे कुछ रुपए दिए थे और वो बता रही थी कि वो काफ़ी सारे रुपए हैं। तो यिनमी बोलती है क्या तूने उन्हें खर्च लिया, जिस पर जिन बोलती है कि नहीं। तो यिनमी बोलती है आधे मुझे दे दे, जिस पर जेनी बोलती है कि नहीं मैं उन्हें नहीं खर्चूंगी। फिर हम जिन को देखते हैं जो यिनमी से कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। यिनमी पहले मना करना चाह रही थी लेकिन फिर बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम से पहले अकेले में मिलना चाहती हूँ किसी रेस्टोरेंट में। फिर हम जेनी को देखते हैं जो छुपकर जेवन को ही देख रही थी और ये भी नोटिस करती है कि बाकी के ऑफिसर्स उससे काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हैं, उसे अच्छा नहीं लगता। फिर जब जेवन की गाड़ी वहाँ से जा रही थी तो जेनी वहाँ पर छुप जाती है लेकिन जेवन ने उसे देख लिया था। थोड़ी दूर गाड़ी रोककर वो जेनी को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जेनी झूठ कहती है कि मैं घर पर हूँ और मैं रात को तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। फिर जेनी घर पर होती है, वहाँ पर जीहोन से मिलने के लिए आती है।
जीवन उसे ये भी कह रही थी कि आजकल घर पर काफ़ी रौनक है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें देखकर काफ़ी खुश हैं और वो चाहते हैं कि तुम अब एक फैमिली बन जाओ। फिर हम जेवन को देखते हैं जो जैनी के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने कुछ पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पर जैनी जेवन के कंधे पर ही सर रख कर सो गई थी। फिर हम यिनमी को जिन की मॉम के साथ देखते हैं जहाँ पर जिन की मॉम यिनमी से कहती है कि तुम्हें शादी का खर्चे की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा खर्चा हमारी तरफ से होगा, बस तुम हमारी फैमिली में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर यिनमी बोलती है कि आप अपने ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए जा रहे हो, आप मुझसे तो पूछ लो कि मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं। जिस पर जिनकी मॉम मुझसे पूछते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, तुम नहीं चाहती कि जैनी को उसके फादर का सहारा मिले। तो यिनमी बोलती है कि मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं, अब जिनकी उम्र निकलती जा रही है उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप एक ऑप्शन की तरह जैनी को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बेटी ही ऑप्शन क्यों बने। और वो ये भी कहती है कि तुमने काफ़ी कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन अगर पहले मैं ये बात करती तो तुम मुझे अब तक 10 थप्पड़ मार चुकी होती। जिस पर जिनकी मॉम मुझसे माफ़ी मांगती है और कहते हैं कि पहले की जो भी मेरी गलती थी उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम जैनी को उसके ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं जहाँ पर वो जैनी को DNA टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। जैनी बोलती है कि हाँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी मॉम ने आपको कभी झूठ नहीं कहा था। फिर हम मीजंग को यिनमी के साथ देखते हैं जहाँ वो उससे पूछ रही थी कि तूने जिन की फैमिली को एक्सेप्ट करने के बारे में क्या सोचा। यिनमी कहती है कि मुझे उन पर अभी ट्रस्ट नहीं है, मैं उन्हें और परखना चाहती हूँ कि वो बदले हैं या फिर नहीं। और वो जैनी को लेकर बोल रही थी कि जैनी को मैंने इससे पहले इतना रोते हुए नहीं देखा, वो हॉस्पिटल में मुझे लेकर काफ़ी रो रही थी, मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि जीन उसके साथ रहे और उसे हमेशा सहारा दे। फिर हम यिनमी और जैनी को देखते हैं जो डिनर के लिए पहुँच गए थे जहाँ पर जिन के फादर एंड मदर उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो डिनर के लिए बैठते हैं, फिर वहाँ पर वो जैनी की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। जैनी के ग्रैंडपा से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे ग्रेड्स और मार्क्स देखे हैं, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हो और अगर तुम आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो तो रुपए हम दे देंगे, शायद तुम्हारे पास रुपए की कमी रही होगी तभी तुम इस छोटी सी नौकरी में हो। जिस पर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर खुश हूँ। पर जिन भी उन्हें चुप होने के लिए कहता है कि आप उसे ऐसे प्रेशराइज मत करो, उसे जो करना है वो अच्छे से जानते हैं। जिस पर उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि हम उसे प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, बस उसकी हेल्प करना चाहते हैं। फिर वहाँ पर यिनमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो जैनी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देती है, लेकिन तभी जैनी के ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि नहीं, जैनी कहीं नहीं जाएगी, तुम उसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। यिनमी कहती है कि जो मैं यहाँ पर आप सभी को बोलने वाली हूँ वो सुनकर जैनी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर वो जैनी के सामने ही बोल देती है कि मैं ये शादी सिर्फ जैनी की खुशी के लिए करना चाह रही थी ताकि आप उसकी हेल्प कर सके और आगे उसके फ्यूचर में साथ दे सके, लेकिन मैं अब उसको ऐसी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप लोग बदल गए होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिन भी अपने पेरेंट्स पर गुस्सा करके बोलता है कि मुझे लगा था आप लोग बदल गए होंगे, लेकिन आप आज भी वैसे ही हो। जीवन भी गुस्सा करती है कि आप अब जैनी को भी प्रेशराइज कर रहे हो जैसे आप दोनों ने हमें किया। जिन कहता है कि अब आगे से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। फिर हम उन सभी को गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर जिन उनके किए की माफ़ी मांग रहा था और जिन कहती है कि उनका बस बोलने का तरीका गलत है, वो दिल के बुरे नहीं है। वहाँ पर यिनमी को ये भी पता लगता है कि जैनी के ग्रैंडफादर ने उसके DNA के लिए उसके कुछ बाल मांगे थे। ये सुनकर यिनमी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही घर पहुँचती है वो जैनी को गुस्सा करके बोलती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताने वाली नहीं थी, तू इतना फेस कैसे कर सकती है, तुझे गुस्सा नहीं आया। जिस पर जैनी कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, मुझे पता ही था ये सब फेस करना ही होगा और मैं नहीं चाहती थी उन्हें कुछ भी डाउट रहे, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। और मॉम, मैंने इतना सोचा नहीं था, मुझे लगा इससे कुछ ज़्यादा ही बड़े वाला कांड होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे टीवी सीरियल्स वगैरह में होता है। अभी डिनर पर भी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये सब मैं हैंडल कर सकती हूँ और अभी तक सिर्फ आप ही तो हैंडल करता आए हो। यिनमी को जैनी की इन बातों पर गुस्सा आ गया था और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है और रूम भी लॉक कर देती है। जिस पर जैनी बाहर खड़ी होकर अपनी मॉम को ही बुला रही थी, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। तो जैनी को भी गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से सीधा जेवन के घर चली जाती है। वहाँ पर उसे जेवन नहीं मिलता, फिर वो कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर जैनी जेवन से कह रही थी कि पता नहीं मेरी मॉम को आजकल क्या हो गया है, पहले वो मेरी सारी गलतियों को नेग्लेक्ट कर देती थी, लेकिन आजकल वो कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। तो जेवन कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी काफ़ी फिक्र करती है, अभी लास्ट टाइम हॉस्पिटल में भी उन्हें तुम्हारे लेकर काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि उनके बिना तुम्हारा है ही कौन, इसलिए तुम अपनी मॉम से बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। तो जैनी कहती है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। जेवन कहता है कि तुम्हें ऑब्जर्व करना काफ़ी इजी है और काफ़ी फनी भी है, तुम सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट करती हो कि वो चीज़ मुझे एंटरटेनमेंट की तरह लगती है। वो वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक भी कर लेते हैं। ड्रिंक करने के बाद जेवन जैनी को उसके घर छोड़ने गया था। जैनी कहती है कि अगर मॉम ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँगी। जेवन मान जाता है। फिर जैनी देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर चली गई थी। जेवन भी ये देखकर कि शायद वो अभी तक नहीं आई है,
दरवाज़ा खुला होगा। वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम जेनी को देखते हैं, जो ये नोटिस करती है उसकी मॉम ने सारी पैंटीज छुपा दी है। फिर वहाँ पर यिनमी आती है, जो उसे कहती है कि तुम्हें अगर पैंटीज चाहिए तो तुम्हें मेरे क्लाइंट्स की हेल्प करनी होगी। जेनी कहती है कि मॉम इसमें मैं फंस सकती हूँ। यिनमी कहती है तुम्हें वहाँ पर खड़ा ही तो होना है आकर, जिस पर जेनी मान जाती है और वापस से अपनी पैंटीज ढूंढने लग जाती है कि मॉम ने छुपाई कहाँ होगी। उसे वहाँ पर एक बुक मिलती है। उस बुक में एक फ़ोटो थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है अच्छा तो ये यहाँ पर पड़ी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि जेनी यिनमी के क्लाइंट से मिलने के लिए चली गई थी। वहाँ पर वो सिर्फ खड़ी हुई थी। यिनमी भी उसे देखकर इग्नोर कर रही थी और वहाँ पर उसके क्लाइंट जेनी को ही घूर रहे थे। अगले सीन में हम जेनी को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो काफ़ी ड्रिंक कर रही थी और जेवन के बारे में ही सोच रही थी कि जेवन ने उसे कहा था कि अब तुम हेडक्वार्टर वापस जाने वाली हो, इसीलिए अपना अच्छे से ध्यान रखना और अपने काम पर फोकस रखना। वो उसके बारे में सोचते सोचते उसके घर तक पहुँच गई थी, जहाँ जेवन नोटिस करता है कि जेनी ने काफ़ी ड्रिंक करी हुई है। वो उसे कहता है कि जब तक नशा नहीं उतरेगा तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जेनी उसको थैंक्स कर रही थी कि उसने अब तक उसका काफ़ी साथ दिया, और वो ये भी देखती है कि जेवन अपने सामान को वहाँ पर लगा रहा था और कहती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और तुम अपने सामान को अब अनबॉक्स कर रहे हो। वो वहाँ पर इमोशनल होने लगी थी और कहती है कि शायद मैं यहाँ पर गलती आ गई। वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेवन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम अब यहाँ से नहीं जाओगी, पहले तुम्हारा नशा उतर जाए फिर तुम यहाँ से चली जाना। फिर जेनी उसे बोलती है कि मेरे अंदर एक बात चल रही है, अगर वो मेरे अंदर ही रही तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फिर उसे पूछती है कि जेवन क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जेवन भी बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो अचानक से वहाँ पर किस करने लग जाते हैं। उन दोनों के दिलों में पहले से एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स थी, लेकिन उन दोनों ने काफ़ी लेट एक्सेप्ट किया। फिर हम यिनमी को देखते हैं, जो घर पहुंच गई थी और काफ़ी थकी हुई थी। वो जैसे ही सोफा पर बैठती है, वहाँ पर उसे सामने एक फ़ोटो दिखाई देती है। ये वही फ़ोटो है जो जेनी को मिली थी, उसने उसे फ्रेम पर लगा दिया था। जिसे देखकर यिनमी तो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है ये हमारी पहली फैमिली फ़ोटो है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।